प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय साथियों, आज की क्लास में हम बात करेंगे जनरल साइंस के बारे में, यानी कि सामान्य विज्ञान की आज की क्लास में हम शुरुआत करने जा रहे हैं। तो देखिएगा, सामान्य विज्ञान के अंदर हम सबसे पहले क्या क्या चीजें पढ़ रहे हैं। जिस प्रकार से आपके पिछले चैप्टर पिछली क्लासें हो चुकी है, उसके बाद में हम मानव के संदर्भ में पढ़ रहे थे कि मानव विज्ञान या फिर प्राथमिक स्वास्थ्य क्रियाएं क्या होती है, प्राथमिक स्वास्थ्य के बारे में सामान्य जानकारी और शारीरिक क्रिया विज्ञान के बारे में हम अध्ययन करने वाले थे। इस प्रकार से मैंने पिछली क्लास में आप सभी को चैप्टर बता दिया था कि हम अगली क्लास के अंदर मानव शरीर के बारे में बात करेंगे। तो चलिएगा, आज की क्लास में हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखिएगा, यानी कि प्राथमिक स्वास्थ्य एवं शारीरिक क्रिया विज्ञान के अंतर्गत अगर हम बात करें तो देखिएगा, जीव विज्ञान की भाषा में मानव शरीर के विभिन्न तंत्रों को एक एकत्रित समूह जो है, जिसके अंदर रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कोशिका जो होती है, वही क्या कहलाता है, शारीरिक यानी कि शरीर कहलाता है। मानव शरीर यानी कि उसको क्या कहते हैं हम लोग, ह्यूमन बॉडी। यानी कि मानव शरीर हम किस चीज को कहेंगे, जिसके अंदर कार्यात्मक और दूसरा संरचनात्मक यानी कि रचनात्मक जो ढांचा है, उसी को हम मानव शरीर के संदर्भ में देखा जाएगा। यानी कि वही आपके प्राथमिक स्वास्थ्य क्रियाएं हैं। प्राथमिक स्वास्थ्य क्रियाओं के अंतर्गत देखिएगा, जिस प्रकार से आप देख रहे हैं, यानी कि बॉडी, मानव शरीर की बॉडी को अगर अपन बात करें तो जिसके अंदर मैन और ह्यूमन दोनों की हम बात कर रहे हैं, तो मान के चलिएगा जिस प्रकार से ये मानव शरीर की बॉडी है, यानी कि ये आपका पूरा शरीर का ढांचा है। क्या है ये आपके पूरे शरीर का ढांचा है। यानी कि ये आपके हाथ है, जिस प्रकार से ये आपके पैर है, ठीक है, इस प्रकार से ये आपका चेस्ट है, इस प्रकार से ये आपका मुंह है, ठीक है। तो ये सारी क्रियाएं हैं, यानी कि ये सारे आपका रचनात्मक भी है और किस प्रकार का है, संरचनात्मक भी है। रचनात्मक का होने का मतलब क्या है, यानी कि एक तरीके से आपको क्या दिखाई दे रहा है, बॉडी यानी कि ढांचा दिखाई दे रहा है। जिस प्रकार से मैं आपके सामने खड़ा हूं तो मेरे शरीर का क्या दिखाई दे रहा है, एक रचनात्मक जो पुतला है वो आपके सामने खड़ा है। जिस प्रकार से आप लोग इस चित्र में देख रहे हैं, यानी कि एक महिला हो सकती है, एक पुरुष है, तो जिस प्रकार से एक महिला और एक पुरुष दोनों जो है किस प्रकार की एक गति कर रहे हैं, यानी कि ये दोनों रचनात्मक विधि है। यानी कि रचनात्मक रूप से एक शरीर, मानव शरीर का जो ढांचा होता है, जीव विज्ञान की भाषा में मानव शरीर के विभिन्न तंत्रों को मिलाकर एकत्रित एक समूह बनाया जाता है, और वो जो समूह होता है उसको हम क्या कहते हैं, मानव शरीर कहते हैं। तो मानव शरीर जो है क्रियात्मक इकाई की कोशिका भी होती है और रचनात्मक भी होती है। रचनात्मक का मतलब होता है कि आप सभी देख पा रहे हैं, उस चीज की संरचना आप देख पा रहे हैं। जिस प्रकार से ये हाथ है तो इसकी संरचना आप देख पा रहे हैं। जिस प्रकार से आप दोनों चित्रों के अंदर इस चीज को देख पा रहे होंगे अच्छे से, ये मानव शरीर है और मानव शरीर के अंदर आपको रचनात्मक ढांचा आपको दिखाई दे रहा है। क्रियात्मक ढांचे की अगर अपन बात करें तो क्रियात्मक ढांचे का मतलब यह है, जिस प्रकार से इस हाथ से मैं क्या कर रहा हूँ, लिख रहा हूँ, ठीक है, जैसे इस मुंह से मैं क्या कर रहा हूँ, बोल रहा हूँ, जिस प्रकार से आंखों से मैं क्या कर रहा हूँ, देख रहा हूँ, कानों से मैं सुन रहा हूँ। तो इस प्रकार से क्रियात्मक और रचनात्मक दोनों इकाइयां जो है मिलकर एक कोशिका का निर्माण करती है, और वो कोशिका जो होती है वो मानव शरीर का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है, मानव शरीर का। चलिएगा, अब हम आगे चलते हैं। तो देखिएगा, सबसे पहले अगर हम बात करें तो मानव शरीर जो होता है उसके विभिन्न तंत्र एवं कार्य प्रणालियां होती है। मानव शरीर के विभिन्न तंत्र भी होते हैं और कार्य प्रणालियां भी होती है, यानी कि अलग अलग तंत्र, यानी कि अलग अलग ढांचे के अलग अलग काम होते हैं। जिस प्रकार से आप देख रहे हैं कि ये शरीर की जो बॉडी है, इसमें से हाथ का जो है अलग काम है, पैर का अलग काम है, ठीक है, इसी प्रकार से मुंह का अलग काम है, ठीक है, इसी प्रकार से चेस्ट का अलग काम है। तो ये सारी चीजें जो है, सारी गतिविधियां जो है, सारी क्रियात्मक जो कार्य है, ये सारे सभी को अलग अलग काम है, यानी कि अलग अलग वर्क है इनके। तो देखिएगा, मानव शरीर के विभिन्न तंत्र और उनकी कार्य प्रणाली किस प्रकार से। मानव शरीर में मुख्य रूप से जो है 8 प्रकार के तंत्र पाए जाते हैं। कितने प्रकार के तंत्र होते हैं, 8 प्रकार के। कौन कौन से तंत्र होते हैं, पहला तंत्र होता है जिसको हम कहते हैं पाचन तंत्र, यानी कि डाइजेशन सिस्टम। दूसरा होता है श्वसन तंत्र। दूसरा कौन सा तंत्र, श्वसन तंत्र। तीसरा आपका होता है रक्त परिसंचरण तंत्र, और चौथा आपका उत्सर्जन तंत्र होता है। पांचवा आपका तंत्रिका तंत्र होता है, और छठा आपका जनन तंत्र होता है। इसके बाद में सातवां आपके पेशी तंत्र होता है, और आठवां आपके कंकाल तंत्र होता है। तो ये सारे जो 8 तंत्र है, इन तंत्रों के बारे में हम क्या करेंगे, संपूर्ण रूप से अध्ययन करेंगे। यही आपके मानव शरीर के विभिन्न कार्य और विभिन्न कार्य प्रणालियां है। यानी कि मानव शरीर की सामान्य विज्ञान के अंदर अगर हम बात करें तो प्राथमिक स्वास्थ्य जो क्रिया है और गतिविधियां जो है, उसके अंतर्गत आपके 8 जो डाइजेशन सिस्टम है, उनके बारे में आपको अध्ययन करना है। ये मानव शरीर की बॉडी के जो है क्या है, हिस्से हैं, यानी कि मुख्य रूप से शरीर के 8 प्रकार के तंत्र पाए जाते हैं। तो ये 8 प्रकार के तंत्र है, इनके बारे में हम लोग संपूर्ण रूप से अध्ययन करेंगे। जिस प्रकार से देखिएगा, आप लोगों के सामने है कि पाचन तंत्र, यानी कि पाचन क्रिया जो भी मुंह से शुरुआत होती है और कहां तक, यानी कि गुदा द्वार, यानी कि मलाशय द्वार तक जो पानी होती है, वो सारी सिस्टम जो है पाचन तंत्र क्या आएगा। श्वसन तंत्र यानी कि नासिका से शुरुआत होती है और नासिका और मुंह के द्वारा छोड़े जाने वाले जो गैस है
उसको वहां पर जाकर उसका सिस्टम खत्म होता है। उसके बाद में रक्त परिसंचरण तंत्र यानी कि हृदय से शुरुआत होती है और शरीर के विभिन्न अंग विभिन्न कोशिका तक रक्त का परिसंचरण होता है। इसके बाद में उत्सर्जन तंत्र यानी कि एनर्जी किस प्रकार से आप लोगों को मिलती है उस पर हम बात करेंगे। तंत्रिका तंत्र यानी कि आपका शरीर का जो ढांचा है, ये शरीर की संरचना जो है ये किस प्रकार से वर्क करती है, इसके ऊपर अध्ययन करेंगे। इसके बाद में जननीय तंत्र यानी कि मानव के जो उद्भव होता है, मानव का उद्भव से लेकर वर्तमान समय का स्वरूप और आने वाली पीढ़ी को जन्म देने की जो प्रक्रिया है उसको हम जननीय तंत्रों के अंतर्गत पढ़ते हैं। इसके बाद में पेशी यानी कि पेशी जो शरीर के आपके जो ढांचे हैं, जो अंग है, जो शरीर है, इसके नीचे जो बहुत सारी मांसपेशियों से मिलकर आपका एक शरीरात्मक यानी कि रचनात्मक एक ढांचा खड़ा हुआ है, तो उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। कंकाल तंत्र यानी कि संपूर्ण रूप से ये जो आपका शरीर आपके सामने दिख रहा है, इस शरीर के बारे में संपूर्ण अध्ययन करना आपका कंकाल तंत्र का अध्ययन कहलाता है। क्या कहलाएगा? कंकाल तंत्र का अध्ययन। ठीक है, तो चलिएगा अब हम आगे बात करते हैं। चलिएगा, सबसे पहले हम शुरुआत कर लेते हैं पाचन तंत्र से। यानी कि आज की क्लास में हम कंप्लीट रूप से आपका जो पाचन तंत्र वाला जो टॉपिक है उसके यूनिट जो है इसको हम समाप्त कर लेते हैं। सबसे पहले आप लोग टॉपिक डाल लीजिएगा पाचन तंत्र, और पाचन तंत्र के बारे में आज की क्लास में हम अध्ययन करेंगे, जो कि मुंह से लेकर यानी कि गुदा द्वार तक जाकर समाप्त होगा। चलिएगा, इसके बारे में हम सारे इसके पार्ट जान लेते हैं, सारा डाइजेशन सिस्टम जान लेते हैं किस प्रकार से। प्राथमिक स्वास्थ्य एवं शारीरिक क्रिया विज्ञान के अंदर सबसे पहले पाचन तंत्र की शुरुआत हम करेंगे। तो पाचन तंत्र किसे कहते हैं, सबसे पहले वो चीज को समझिएगा। देखिएगा, पाचन जो है वो रासायनिक प्रक्रिया होती है जिसमें जीव एंजाइम की सहायता से भोजन के बड़े अणुओं को जो है कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन के सरल अणुओं के अंदर जो है कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज और वसा व अम्लीय के अंदर जो है ग्लूकोज में प्रोटीन और अमोनिया अमल के अंदर जो है क्या कर देता है, परिवर्तन करके अवशोषण के योग्य बना देता है। उसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, पाचन तंत्र कहते हैं। यानी कि जिस भोजन को हम क्या करते हैं, मुंह में लेते हैं, यानी कि जिस भोजन को हम खाते हैं उसको हमारे जो शरीर है, जो अंग है, उसमें किस प्रकार से वो हमें एनर्जी प्रदान करता है, वहां तक की जो गतिविधियां हैं जिसमें कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज, वसा, ये सारी चीजें जो है इनको अलग करने का काम, जो अवशोषित करने का जो काम होता है, डाइजेशन सिस्टम जो होता है, उसके बारे में संपूर्ण जानकारी पाचन तंत्र कहलाता है। ठीक है, सीधी सीधी बात है। इसके बाद में देखिएगा, पाचन तंत्र के विभिन्न अंग होते हैं। जिस प्रकार से पाचन तंत्र के अंग क्या हो गए, यानी कि सबसे पहले शुरुआत कहां से करेंगे, शुरुआत सबसे पहले मुंह से करेंगे। यानी कि भोजन की सबसे पहले हम शुरुआत कहां से करेंगे, मुंह से करेंगे। इसके बाद में दूसरा हो गया दांत, यानी कि दांतों की सहायता से हम क्या करेंगे, उसको चबाएंगे। उसके बाद में जीभ हो गई, जीभ की सहायता से हम क्या करेंगे, स्वाद के बारे में पहचान करेंगे। उसके बाद में आपका जो है यानी कि ग्रंथिका नली हो गई है, ग्रंथिका नली के माध्यम से भोजन जो है दुग्धीनुमा पदार्थ बनके लाल ग्रंथियों के अंदर मिलकर जो है कहां पर जाएगा, अमाशय तक जाएगा, और अमाशय से वो छोटी आंत से बड़ी आंत में होते हुए बड़ी आंत के बाद में वो छोटी आंत से बड़ी आंत के बाद में से वो मलाशय द्वार और गुदा द्वार तक जाता है। ठीक है, तो वहां तक की कहानी जो संपूर्ण रूप से है वो पाचन तंत्र कहलाती है। पाचन तंत्र की प्रक्रियाएं हैं, उनके बारे में हम संपूर्ण अध्ययन करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिएगा, आप सबसे पहले टॉपिक डालिए पाचन तंत्र, और पाचन तंत्र के जो विभिन्न हिस्से जो मैंने नाम बताए हैं उनके बारे में हम अध्ययन करने जा रहे हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं मुंह से, यानी कि पाचन तंत्र की शुरुआत कहां से होती है, मुंह से। देखिएगा, मुंह में जो लार एंजियोम नामक जो एंजियोम पाया जाता है, जिसके द्वारा कार्बोहाइड्रेट, वसा का पाचन होता है, वो भोजन में यानी कि भोजन के अंदर जो है, भोजन को मुंह में लेने पर अंत ग्रहण कहा जाता है। भोजन को जो अंदर हम ग्रहण करते हैं उसको अंत ग्रहण क्रिया कहा जाता है। और मुंह में लगभग कितनी 600 लाल ग्रंथियां होती है। कितनी लाल ग्रंथियां होती है, 600 लगभग होती है, जिनमें से 3 प्रमुख लाल ग्रंथियां होती है। सबसे पहले हम बात करते हैं, जैसे हम भोजन का टुकड़ा मुंह के अंदर लेंगे तो उसके बाद में सबसे पहले हम क्या सिस्टम चालू होगा, यानी कि दांत। पहला सबसे पहले वो जीभ से टकराएगा, जैसे वो जीभ से टकराएगा उसके बाद में जीभ के अंदर जाने के बाद में लाल ग्रंथियां उसमें आकर मिलेगी। उसके बाद में हमें पता चलेगा कि इसका स्वाद कैसा है, यानी कि खट्टा भोजन है, मीठा है या नमकीन है, या किस प्रकार का इसमें स्वाद आ रहा है। तो उस प्रकार का जो सिस्टम है, उस प्रकार का जो भोजन है जिसको आप ग्रहण कर रहे हैं, तो वो चीजें किससे पता चलेगी, आपकी लाल ग्रंथि और जीभ के माध्यम से चीजों को पता चलेगा। उसके बाद में जो लाल ग्रंथि और जीभ दो है, इनके अंदर जो है लाल ग्रंथियां भोजन के अंदर आकर मिलेगी। उसके बाद में आप उस भोजन का क्या करेंगे, चबाना प्रारंभ करेंगे। और चबाना किसके माध्यम से होगा, तो दांतों के माध्यम से होगा। ठीक है, तो अभी दांतों का काम भी हम पढ़ेंगे कि दांतों की क्या भूमिका होती है, जीभ की क्या भूमिका है, लाल ग्रंथि की क्या भूमिका है, उन सारी चीजों के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो मुंह के अंदर सबसे पहला मुंह वाला जो हिस्सा है इसकी बात कर रहे हैं, तो इसके अंदर देखिएगा सबसे पहले आपके दांतों का है, जीभ है, तो उन चीजों के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले देखिएगा, भोजन को जो मुंह में ग्रहण करते हैं, उस ग्रहण करने की जो प्रक्रिया है उसको क्या कहा जाता है, उसको अंत ग्रहण कहा जाता है। देखिएगा, यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम के अंदर मैं हर बार कहता हूं कि आपको शब्दावली पर विशेष जोर देना है। अगर आपको शब्दावली समझ में आएगी तो ही आप यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हो, अन्यथा कोई चारा नहीं है इसका। ठीक है, तो आप विशेष तौर पर आपकी शब्दावली पर आप गौर करें। ठीक है,
तो याद रखिएगा अंत ग्रहण क्रिया किसे कहते हैं, जो हम जिस यानी कि भोजन को हम मुंह में लेते हैं उस क्रिया को अंत ग्रहण क्रिया कहा जाता है। मुंह में लगभग कितनी लाल ग्रंथियां पाई जाती है, तो लगभग 600 लाल ग्रंथियां मुंह के अंदर पाई जाती है, जिसमें से तीन प्रकार की मुख्य प्रकार की क्या होती है, लाल ग्रंथियां होती है, जिसमें से देखिएगा पहला जो है यानी कि पैलेटिक लाल ग्रंथि होती है, जिसको सबसे बड़ी ग्रंथि कहते हैं, यानी कि सबसे बड़ी लाल ग्रंथियां होती है, जिसको टाइलिन नाम से जाना जाता है, टाइलिन कहते हैं इसको। जिसके बाद में दूसरी होती है जिसको सब मेडुलर लाल ग्रंथि कहा जाता है, इसको जो है मोल्टोज कहा जाता है, मेल्टोज इसको कहते हैं वैसे साइंस की भाषा में। इसी प्रकार से देखिएगा एक और लाल ग्रंथि होती है जिसका नाम होता है सबलिंगुअल लाल ग्रंथि। सबलिंगुअल लाल ग्रंथि जो होती है इसको हम क्या कहते हैं, लाइसोसोम के नाम से जानते हैं, लाइसोसोम, ठीक है। तो इस लाल ग्रंथि के नाम से हम लोग इसको जानते हैं। एक नोट डालकर लिखिएगा, इसके अंदर मैंने लिखा है कि लाल के अंदर जो है 98.5% किसकी मात्रा होती है, पानी की मात्रा होती है, और इसके बाद में 1.5% एंजियम पाया जाता है। क्या पाया जाता है लाल ग्रंथि के अंदर, 1.5% जो है एंजियम पाया जाता है, बाकी 98.5% क्या पाया जाता है, जल पाया जाता है, ठीक है। चलिएगा अब पढ़िएगा लाल ग्रंथि के बारे में, यानी कि लाल ग्रंथि की सामान्य बातें अब चर्चा करते हैं। देखिएगा लाल ग्रंथि जो है यानी कि लाल जो है हल्का सा अम्लीय होता है, जिसका पीएच मान जो है 6.7% होता है। लाल में जो है कार्बोहाइड्रेट आयन पाया जाता है। दूसरा है कि आहार में लवण के मुख्य उपयोग जो है भोजन के स्वाद देने का होता है। लाल का मुख्य काम क्या होता है, भोजन को स्वाद देना। पहली बात क्या है, लाल हल्की क्या होती है, अम्लीय होती है, जिसका पीएच मान 6.7 होता है, ठीक है। लाल में कार्बोहाइड्रेट आयन पाया जाता है। इसके बाद में आहार भोजन की लवण के मुख्य भोजन जो है उस भोजन की स्वाद देने का काम है लालों का। इसके बाद में लवण के स्वाद को पहचानने के लिए जीभ में लगभग कितनी 9000 स्वाद कलिकाएं पाई जाती है। लाल ग्रंथियां कितनी होती है, 600, स्वाद कलिकाएं कितनी होती है 9000, जबकि पीएच मान कितना होता है 6.7%, ठीक है। तो किस प्रकार का यानी कि क्या पाया जाता है इनके अंदर, तो लाल के अंदर कार्बोनेट आयन पाया जाता है, जो कि हल्का सा क्या होता है, अम्लीय होता है, जिसका पीएच मान कितना होता है 6.7% होता है, ठीक है। इसका मुख्य काम क्या होता है लाल ग्रंथि का, भोजन को स्वाद देना। भोजन को पहचानने के लिए जीभ में कितनी लाल ग्रंथियां पाई जाती है, स्वाद कलिकाएं होती है, तो 9000 स्वाद कलिकाएं इसके अंदर पाई जाती है। इन चीजों का विशेष ध्यान रखिएगा। इसके बाद में देखिएगा जीभ का जो अग्रिम भाग होता है वो मीठा तथा जो पश्चिम भाग होता है वो कड़वा, और मध्य भाग जो होता है वो खट्टा एवं परसुए, यानी कि जो पीछे वाला जो भाग है वो नमकीन स्वाद को ग्रहण करता है। अलग अलग आपकी जो जीभ है वो भी अलग अलग प्रकार की गतिविधियां करती है, अलग अलग प्रकार की क्रियाएं करती है, ठीक है। चलिएगा अब इसको एक चित्र के माध्यम से पहले जीभ की लाल ग्रंथियां जो है उनके बारे में हम समझ लेते हैं कि किस प्रकार से जीभ की संरचनाएं होती है। ये आप सभी के सामने देखिएगा, यानी कि ये ब्लैक एंड व्हाइट दिख रही है आपको, मैंने इसको रंगीन नहीं किया है, ब्लैक एंड व्हाइट लेकर आया हूं आप लोगों के सामने। आप डरिएगा मत, क्योंकि ये आपकी जीभ ही है। क्या है, ये आपकी जीभ है, ये आपकी जीभ की संरचनाएं हैं। और जीभ की लंबाई की बात करें तो सबके लिए सामान्य रूप से सामान्य होती है। किसी महिला के द्वारा किसी लड़की को या फिर किसी स्त्री को ये कहा जाता है कि तेरी जीभ बहुत लंबी है, या किसी भी पुरुष के द्वारा भी ये बात कही जाती है कि जीभ बहुत लंबी है। तो ऐसा नहीं होता है, किसी महिला किसी पुरुष की विशेष तौर पर जीभ जो है लंबी नहीं होती है। ये ग्रामीण भाषा में जो है एक गाली के रूप में लोग इसको प्रयोग करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जीभ सबकी बराबर होती है, लगभग मानव शरीर की संरचनात्मक रूप के आधार पर। इसके अंदर देखिएगा ये जीभ है, जीभ के अंदर देखिएगा सबसे पीछे वाला जो भाग है आपका, ये कड़वा यानी कि नमकीन स्वाद के बारे में, किसके बारे में, नमकीन स्वाद को ये पहचानने का काम करता है। इसके बाद में ये जो बीच वाला जो हिस्सा आपको दिख रहा है, ये जो है आपके खट्टे स्वाद, यानी कि किसके बारे में, खट्टे, जो आप खट्टा ग्रहण करते हैं, जैसे आपने नींबू खाया या फिर कोई अम्लीय चीज कोई भी खाया, आपने सारी चीज खाई, तो उसके बारे में आपको शर्करा जो संबंधित जो चीजें हैं वो अगर आप खाते हैं तो उसका स्वाद आपको ये बताते हैं। इसके बाद में कड़वा हो गया। इसके बाद में मध्य वाला जो भाग है नमकीन है, और लास्ट वाला जो शुरुआत में जो फर्स्ट भाग जो है ये मीठे को चाहता है। मीठा कड़वे का आपको तुरंत पता चल जाता है कि ये मीठा है या कड़वा है, ठीक है। तो इस प्रकार से जीभ की जो विभिन्न स्वाद के जो क्षेत्र है उनके बारे में हमने अध्ययन किया है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है जीभ के बारे में, चलेगा। लाल ग्रंथि आपकी कंप्लीट हो गई है। लाल ग्रंथि का काम क्या होता है, मुख्य रूप से भोजन को स्वाद देना। कितनी पाई जाती है लाल ग्रंथियों की बात करें तो कितनी पाई जाती है, 600। और उसके बाद में अगर हम बात करें यानी कि 600 लाल ग्रंथियां पाई जाती है, जिसके अंदर से मैंने यहाँ पर लास्ट में आपको एक चीज लिखाई है कि कितनी ग्रंथियां पाई, यानी कि लाल जो है उसमें कितने प्रकार की स्वाद कलिकाएं पाई जाती है, तो 9000 प्रकार की स्वाद कलिकाएं पाई जाती है। कितने प्रकार की, 9000 प्रकार की। मुख्य रूप क्या होता है, भोजन को स्वाद देना, चलेगा, सुनिए मुख्य काम। इसके बाद में हम बात करते हैं दांत के बारे में, यानी कि आपके जो दांत है ये किस प्रकार से काम करते हैं उसके बारे में। तो दूसरा टॉपिक आपका दांत, दांतों की संरचना की हम बात करें, यानी कि पहला आपका टॉपिक था जिसके बारे में मुंह के बारे में अध्ययन किया, दूसरा आपकी लाल ग्रंथियां और जेब के बारे में हमने अध्ययन कर लिया। तीसरा काम हमारा है दांतों की संरचना, यानी कि दांतों के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे, दांतों का क्या वर्क होता है, किस प्रकार से काम करते हैं।
देखिएगा, मानव के मुंह में ऊपरे और नीचे के जो जबाड़ा होता है उसके अंदर 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं, जो कि किस प्रकार के होते हैं। पहले दांत होते हैं कर्दनात्मक दांत, दूसरे होते हैं रदनाक दांत और तीसरे होते हैं अग्रचूर्णिक दांत और चौथे होते हैं चूर्णांकुर दांत। 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं। देखिएगा, दांतों के ऊपरी हिस्सा जो होता है किसका बना होता है, इनोमिलिया का बना होता है। किसका बना होता है, इनोमियल का बना होता है, जिसका मानव शरीर में कठोरतम पदार्थ, सबसे कठोरतम पदार्थ जो होता है मानव शरीर का, जो कि दांत का ऊपर वाला जो हिस्सा होता है वो होता है। आप लोगों ने कभी कभार देखा होगा, किसी का हम अंतिम संस्कार करने जाते हैं, हिंदू परंपरा के आधार पर अगर हम देखें तो देखिएगा, हम अंतिम संस्कार करने जाते हैं, दांत संस्कार करके आते हैं, उसके बाद में तीसरे दिन आप लोग जो है जिनको आप लोग ग्रामीण भाषा में या सीधी भाषा में आप लोग फूल कहते हैं, तो दांत होते हैं, ठीक है। तो उनको ढूंढने जाते हैं, तो तब आप लोगों को मिलेगा कि जो कभी अगर आप गए हो शमशान घाट में तो आपको उस चीज के बारे में पता होगा कि ये जो जबाड़ा होता है वो हमेशा जलता नहीं है। ये सबसे कठोरतम, मानव शरीर का सबसे कठोरतम हिस्सा होता है, कठोरतम हिस्सा भाग होता है, तो यही होता है सबसे कठोरतम, ठीक है। तो इसी को लेकर आते हैं, चलेगा। तो देखिएगा, दांतों का वर्गीकरण 2 भागों में मुख्य रूप से किया गया है। एक प्रकार के दांत होते हैं जिसको स्थायी दांत कहते हैं, सॉरी अस्थायी दांत कहते हैं, जिनको दूधिया दांत भी हम लोग कहते हैं। एक दांत होते हैं स्थायी दांत। अस्थायी और दूधिया दांत क्या होते हैं, तो देखिएगा, अस्थायी और दूधिया दांत जो है आपके 2 से 4 वर्ष की उम्र में, कितनी वर्ष की उम्र में, यानी कि 2 से 7 वर्ष की उम्र में आते हैं, जो कि लगभग कितने दांत होते हैं, 20 दांत होते हैं। इसके बाद में स्थायी दांत आना प्रारंभ हो जाते हैं, जो कि टूट जाने के बाद में स्थायी दांत प्रारंभ होता है। अभी आगे हम चित्र के माध्यम से आपको समझाऊंगा किस प्रकार से आते हैं। देखिएगा, 18 वर्ष तक 28 दांत होते हैं, 18 वर्ष की उम्र तक 28 दांत होते हैं। 18 से 21 वर्ष की उम्र में 4 जो है अकल दांत जिसको आप लोग कहते हैं वो निकल कर आती है, जिसके अंदर दांतों की कुल संख्या जो है कितनी हो जाती है, 32 हो जाती है। यानी कि पहले अगर हम बात करें तो अस्थायी दांत या दूधिया दांत जो होते हैं मानव या फिर बच्चे का जो शरीर होता है, उसके शरीर का जो ढांचा होता है उसके अनुसार मुंह के अंदर उसके कितने दांत होते हैं, 20 दांत होते हैं। छोटे बच्चे की बात करें तो 20 दांत होते हैं 2 से 7 वर्ष की उम्र में, यानी कि ये दांत उग आते हैं। उसके बाद में देखिएगा 18 वर्ष की उम्र में लगभग जो है बच्चे के 28 दांत हो जाते हैं। कितने दांत हो जाते हैं, लगभग 28। उसके बाद में जो है 18 से 21 वर्ष की उम्र के बीच में जो है यानी कि 4 दांत और उग आते हैं, जिनको हम अकल दांत के नाम से जानते हैं। तो वो जो दांत है वो मिलाकर कितने दांत हो जाते हैं, तो मानव शरीर में 32 दांत हो जाते हैं। मानव के मुंह में कितने दांत हो जाते हैं, 32 दांत। इसके बाद में देखिएगा, नोट लगाकर एक चीज लिखा है मैंने यहाँ पर कि देखिएगा, मुंह जो गुहा होता है उसके पीछे वाले जो भाग होता है उसमें उस वाले जो हिस्सा है यानी कि जो पीछे वाला जो भाग है इसको गर्सनली कहते हैं। हम लोग क्या कहते हैं, गर्सनी कहलाती है, जहां पर पाचन तंत्र एवं श्वसन तंत्र को एक दूसरे पर मिलते हैं। पाचन तंत्र यानी कि नाकों के द्वारा हम सांस लेते हैं। कभी कभार आप लोगों की ये नली है, इस नली के अंदर कभी कभार आप लोगों के भोजन अटक जाता है। भोजन अटक जाने के पश्चात आपको क्या होता है, ये तो पानी पीना होता है, या फिर आपको अगर मान लीजिए अचानक से कांसी आ गई, भोजन खाते समय अगर आपको मान लीजिए कांसी आ गई तो आपका भोजन जो है रुक जाता है। क्या हो जाता है, रुक जाता है ना। एक अजीब सी प्रक्रिया निकल के आती है, नाकों के अंदर जो है पानी निकल आता है। कभी कभार आप पानी पीते हैं, कभी कभार आप हंसने लग जाते हैं अचानक से, तो हंसने के पश्चात क्या होता है कि आपके नाकों के अंदर से पानी आने लग जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार की तो ये जो श्वसन प्रक्रिया यानी कि नाकों के द्वारा हम सांस लेते हैं और मुंह के द्वारा हम जो भोजन लेते हैं, इन दोनों को मिलाकर जो गर्सनली है, गर्सनली के पास वाला जो हिस्सा है जहां पर जाकर ये मिलती है उसको हम कहते हैं गर्सनी कहते हैं। उस स्थान को क्या कहा जाता है, उस स्थान को गर्सनी कहा जाता है, ठीक है। चलिएगा, भोजन नलिका यानी कि गलाटा, जिसको आप गला कहते हैं, गलाटे की बात करें तो ये एक नलीनुमा संरचना होती है जो कि भोजन को मुंह से अमाशय तक ले जाने की कार्य करती है। ये नली लगभग कितनी 10 इंच लंबी होती है। कितनी इंच लंबी होती है, लगभग 10 इंच लंबी होती है, ठीक है। चलिएगा आगे चलते हैं। इसी प्रकार से देखिएगा, अब हम बात कर लेते हैं कि दांतों की संरचना किस प्रकार की होती है, किस प्रकार के दांत होते हैं। इस प्रकार से मैंने इस चित्र के माध्यम से समझाने की कोशिश की है आप लोगों को कि ये कर्दनात्मक दांत होते हैं। कि कौन से दांत होते हैं, कर्दनात्मक दांत आपके सामने दिख रहे हैं, यानी कि 2 दांत यहाँ पर हो गए कर्दनात्मक और 2 दांत यहाँ पर हो गए। कितने दांत हो गए, यानी कि इनकी संख्या हो गई आपके 4। इसी प्रकार से रदनाक दांत हो गए, इनकी संख्या हो गई आपके। इसके बाद में अग्रचूर्णिक दांत हो गए आपके 2 इधर हो गए, 2 इधर हो गए, 4 दांत के हो गए। इसके बाद में देखिएगा चौर्णक दांत जो है 6, 7 और 8, यानी कि ये दांत कितने हो गए, चौर्णक दांत हो गए। तो ये सारे दांत जो है कितने वर्ष की उम्र में, यानी कि 21 से 22 साल की उम्र में लगभग मानव के जो जबाड़ा होता है उसके अंदर लगभग कितने दांत आ जाते हैं, 32 दांत हो जाते हैं, ठीक है। चलिएगा, तो इस प्रकार का सिस्टम है। अब देखिएगा, इसी प्रकार से मैंने एक चित्र और लाने की कोशिश की यहाँ पर आपको समझाने के लिए। ये होता है जिस प्रकार से ये बच्चा है, ये बालक का आपका मुंह दिख रहा होगा, यानी कि ये दूधिया दांत है। इसके क्या है, ये दूधिया दांत है। जिस प्रकार से देखिएगा, सबसे पहले मानव शरीर की अगर हम बात करें, बच्चे की हम बात करते हैं, तो सबसे पहले आप लोगों को लगता हो कि क्या आगे वाले दांत उगते हैं सबसे पहले, नहीं।
माँ यानी कि जो बच्चा होता है, छोटा बालक जो होता है, अब देखिएगा इस बच्चे के मुंह में आप देखेंगे कि इसके जो पीछे वाले जो दांत है वो सबसे पहले निकल आते हैं, यानी कि पीछे वाले जो दांत है वो निकल आते हैं। यानी कि ये जो आगे वाले जो 4 दांत है, अगर चौड़े दांत जो है, ये दांत आपके कितनी उम्र में, यानी कि 2 से 7 वर्ष की उम्र में लगभग निकल जाते हैं। सभी बच्चों के 7 वर्ष की उम्र तक लगभग सामान्य रूप से निकल आते हैं। इसके बाद में 18 वर्ष की उम्र होते होते इनके 4 दांत और उग आते हैं, जो कौन से वाले भाग होता है, यानी कि बीच वाला जो भाग होता है। ये 4 दांतों के पीछे वाले 2 दांत होते हैं दोनों तरफ, यानी कि 2 नीचे 2 ऊपर, यानी कि 4 दांत और निकल आते हैं। तो उसके बाद में उनके मुंह में कितने दांत हो जाएंगे, पूरे 28 दांत हो जाता है। ठीक है, उसके बाद में 4 दांत फिर आपके जो है 18 से कितने साल की उम्र में, यानी कि 21 साल की उम्र तक लगभग निकल कर आते हैं। उसको कुल मिलाकर कितने दांत हो जाते हैं, लगभग जिस प्रकार से इस बच्चे के जिस प्रकार से दांत निकल रखे हैं उसी प्रकार से देखिएगा यहाँ पर मैंने एक और स्थायी दांत जो है वो दिखाने की कोशिश की है। तो स्थायी दांत जो है इस प्रकार से आप लोगों के पूरे स्थायी दांत जो है इस प्रकार से उगे आते हैं। ठीक है, देखिएगा तो इस प्रकार से आपके संपूर्ण रूप से स्थायी दांत आपके निकल आते हैं। चलिए आगे चलते हैं और अगले टॉपिक की शुरुआत हम करते हैं। इसके बाद में देखिएगा अब हम बात करते हैं, इससे पहले हमने बात की है किसके बारे में, गर्भ नलिका के बारे में। ज्यादा हमने बात की नहीं की है, तो लगभग उसकी 10 इंच लंबाई होती है, सॉरी 7 इंच की लगभग। इसके बाद में हम बात करते हैं अमाशय के बारे में। अमाशय की बात करें तो अमाशय जो होता है एक थैलीनुमा रचना होती है जिसके दीवारों पर जो है गृष्टिक ग्रंथियां होती है। गृष्टिक ग्रंथियां जो है अमल का उत्पादन करने का काम करती है। गृष्टिक अमल भोजन का एक मुख्य अवयव प्रोटीन या पेप्टिन में बदल देता है और अमाशय की प्रकृति जो है अम्लीय होती है। अमाशय से निकलने वाले जठर रस को जो है पेप्सिन और रेनिन एंजाइम कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पेप्सिन और रेनिन एंजाइम उसको कहा जाता है। इसी प्रकार से देखिएगा अमाशय में भोजन लगभग 4 घंटे रहता है। लगभग कितने घंटे आपके अमाशय के अंदर, सबसे पहला जो पेट का ऊपरी हिस्सा जो यहाँ पर ये वाला जो हिस्सा होता है, इसके नीचे वाला जो हिस्सा होता है, तो ये वाला जो हिस्सा है आपका, इसके अंदर लगभग आपका जो ये बाहरी निकला हुआ होता है, तो ये लगभग कितने घंटे तक रहता है, लगभग 4 से 5 घंटे लगभग मिनिमम बताया जाता है कि 4 से 5 घंटे तक अमाशय के अंदर भोजन आपका रहता है। अभी एक वीडियो के माध्यम से मैं सारी चीजें आपके सामने एनालिसिस करूंगा, किस प्रकार से हम भोजन खाते हैं, किस प्रकार से किस नलिका के माध्यम से वो जाता है और किस प्रकार से हमारे डाइजेशन सिस्टम में वो पचता है। केवल आप अभी पढ़ते चलिएगा, या फिर आपको मैं पहले समझा देता हूँ, पहले समझाने पर आपको समझ में नहीं आएगा। तो देखिएगा उसकी जो थैली होती है, रचना होती है, जिसके ऊपर किस प्रकार की ग्रंथियां पाई जाती है, तो गैस्ट्रिक संरचना पाई जाती है, थैली पाई जाती है। उसके अंदर उसका काम होता है अमल का उत्पादन करना सीधे सीधे, और अमल का कार्य होता है भोजन को तोड़ना यानी कि विखंडन करना। इसी प्रकार से अमाशय में लगभग 4 घंटे रहता है। उसके बाद में उसको खंडित कर दिया जाता है, भोजन को सरल पदार्थ में परिवर्तन कर दिया जाता है, जिससे रेनिन में से यानी कि दूध में घुला हुआ प्रोटीन को जो है कोशिजन जो होता है उसके अंदर टोस प्रोटीन, कैल्शियम और पेराकेटनेस के रूप में बदल दिया जाता है। इसी प्रकार से मुख गुहा जो है उसमें भोजन ग्रसनी से होते हुए ग्रसनी द्वारा अमाशय में पहुंच जाता है। अमाशय में भोजन 4-5 घंटे रहता है, जिसमें से गैस्ट्रिक ग्रंथि और गैस्ट्रिक जूस निकाला जाता है और जिससे हाइड्रोक्लोराइड एसिड, रेनिन, पेप्सिन पाया जाता है, और ये दोनों मिलाकर क्या करते हैं, प्रोटीन का पाचन अमाशय के अंदर पूर्ण तरीके से हो जाता है। यानी कि दूध के अंदर से जो प्रोटीन वाला जो हिस्सा होता है, कार्बोहाइड्रेट वाला जो हिस्सा होता है, उसको अलग कर दिया जाता है अम्लीय यानी कि गैस्ट्रिक ग्रंथि के द्वारा, अम्लीय प्रक्रियाओं के माध्यम से। ठीक है, अम्लीय रस के द्वारा। आगे चलते हैं, चलिएगा इसके बाद में चलिएगा इस चीज को समझने के लिए अभी मैं आपको एक चीज और दिखाने की कोशिश करूंगा। इस चित्र के माध्यम से एक बार आप समझने की कोशिश करें कि आपका मानव शरीर है, किस प्रकार से आप भोजन लेते हैं। ये आपका मुंह वाला हिस्सा है या जीवा यानी कि जीभ आपकी है, ये आपका मुंह है। तो इसके माध्यम से आप लोग भोजन ग्रहण करते हैं। ये घर्ष नलिका है, इसके माध्यम से आपका भोजन जो है कहां पर आ जाता है, अमाशय तक। यानी कि जो अमाशय तक जो भोजन की जो प्रक्रिया है या जो अमाशय तक आप लोग पढ़ रहे हैं, यानी कि जो चीज मैं आपको अमाशय में बता रहा हूं कि ये चीज आपको पढ़नी है, तो हम अमाशय के बारे में अभी चर्चा कर रहे हैं। अब हमारा भोजन जो है कहां से शुरुआत हुई थी, यानी कि मुंह से हमने जीभ से लिया, जीभ के बाद में उससे स्वाद के लिंगाओं का पता चला, दांतों के माध्यम से हमने उसको चबाया, उसके बाद में गस नली में वो प्रवेश कर गया। गस नली में प्रवेश करने के बाद में वो जो है सीधा कहां पर चला गया, अमाशय में। अब अमाशय में हमारा भोजन जो है यानी कि गैस्ट्रिक ग्रंथियां जो होती है वो अम्लीय होती है और वो थोड़ा अमल का काम करेगी। जिस प्रकार से एक एग्जांपल मैंने दिया कि जिस प्रकार से दूध के अंदर से जो है कैल्शियम कार्बोहाइड्रेट वाला जो पदार्थ है या जो प्रोटीन है उसको क्या करेगा, अलग करने का काम करेगा। यानी कि उसमें डाइजेशन सिस्टम का काम करेगा, यानी कि उसको अलग विखंडित करने का काम करता है। डाइजेशन सिस्टम इसलिए कहा जाता है इसको क्योंकि इसका काम क्या होता है, मुख्य रूप से इसका विखंडन करना होता है। तो भोजन की छोटे छोटे कणों के अंदर विखंडन कर दिया जाता है, उसके बाद में एक सरल लुब्धीनुमा पदार्थ बनाकर उसको आगे भेजा जाता है, जो कि अमाशय का काम होता है। ये मुख्य रूप से किसका काम हो गया, ये अमाशय का काम हो गया। इसके बाद में भोजन आपका नीचे जाएगा। अब हम पहले नीचे की प्रक्रिया पढ़ लेते हैं, उसके बाद में इस चित्र के बारे में दोबारा फिर विश्लेषण हम लोग कर लेंगे।
एक वीडियो के माध्यम से ये सारी चीजें मैं आपको समझा दूंगा, आप लोग चिंता मत करिएगा बिल्कुल भी। चलिएगा, तो हम आगे चलते हैं। तो इस प्रकार का हमारे शरीर में क्या करते हैं, हम भोजन को प्राप्त करते हैं, और यहां तक हम भोजन के प्राप्त करते हुए यहां तक हमारा भोजन जो है अमाशय तक आ चुका है। इसके बाद में अगला टॉपिक, चलिएगा। सॉरी, थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, देखिएगा। इसके बाद में अमाशय के अंदर जो भोजन होता है वो थोड़ा सा बचा हुआ होता है। अमाशय के थोड़े ऊपर वाला जो हिस्सा होता है, यानी कि पित्राशय के थोड़े से नीचे वाला जो हिस्सा होता है, एक सी आकृति का आपको पकाशय दिखेगा। इसकी आकृति किस प्रकार की होती है, सी आकृति की होती है, अभी बात करेंगे। अमाशय के पश्चात जो आधा पचा भोजन है, यानी कि आधा पचा हुआ जो भोजन होता है वो पकाशय में आ जाता है, जो वास्तव में एक छोटी आंत के ऊपरी हिस्सा होता है। इसकी दीवारों पर भी ग्रंथियां पाई जाती है, जिससे निकलने वाला एंजियम शेष भोजन में परिवर्तन स्टार्च जो शर्करा होता है उसमें तथा प्रोटीन को पेप्टिन में बदल देता है। क्या कर देता है, यानी कि उसको एक सरल पदार्थ बना देता है जो अपचित भोजन होता है। उसके बाद में पकाशय की प्रकृति अतः इसकी ग्रंथियां जो है, इससे निकलने वाले रसों से प्राकृतिक क्षारीय होती है। इसके ग्रंथों से जो निकलने वाला जो रस होता है वो प्रकृति इसकी जो है क्षारीय होती है मुख्य रूप से। भोजन में पकाशय में पहुंचते ही सर्वप्रथम यकृत से निकलने वाले पित्तर रस आकर इसमें मिल जाता है। उसके बाद में पित्तर रस क्षारीय होता है। किस प्रकार की प्रक्रिया होती है इसमें, ये पित्तर रस किस प्रकार का होता है, तो ये क्षारीय होता है, वो भोजन में अम्लीय क्षारीय बना देता है। यानी कि भोजन को किस प्रकार की प्रक्रिया, यानी कि अम्लीय और क्षारीय दोनों में मिलाकर उसको बना दिया जाता है। भोजन को अम्लीय और क्षारीय बन जाने के बाद में एक सरल रूप में वो लुब्धिनुमा बन जाता है। उसके बाद में ये अग्नाशय रस कर भोजन में मिलता है, और इसमें से 3 प्रकार के एंजाइम निकलते हैं, जिसमें से एक होता है जिसको ट्रिप्सिन कहते हैं, दूसरा होता है एम्ब्लोइजन कहते हैं, और दूसरा होता है लाइकोज। तो देखिएगा, पहले का काम क्या होता है, प्रोटीन से पेप्टिन को, यानी कि पोलोपाइडेस तथा अमोनिया अम्ल के अंदर परिवर्तन करने का पहला काम होता है। दूसरा एमाइलजी जो होता है, इसका काम होता है कि मार्ग से घुलनशील शर्करा जो होता है उसमें परिवर्तन कर देता है, यानी कि घुलनशील पदार्थों को ये उसके अंदर मिला देता है। इसके बाद में लाइपेज जो होता है, इसके अंदर क्या होता है कि इमोलिसिफाइड वसाओं की गैलिसियन और फैट जो होता है उसको क्या कर देता है, यानी कि एसिड के माध्यम से उसमें एसिड में परिवर्तन करता है, यानी कि अम्लीय उसको बना देता है। ठीक है, चलिएगा, यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है, आगे चलते हैं। इस प्रकार से देखिएगा, पकाशय के बाद में भोजन हमारा जो है कहां पर पहुंच जाता है, छोटी आंत में पहुंचता है। छोटी आंत में पहुंचने के बाद क्या होता है, पकाशय के बाद में भोजन जो है छोटी आंत में चला जाता है। उसमें से जो लगभग जो है 22 फीट लंबी नली होती है, जिसमें से इलियम भी होता है, और उसको क्या कहा जाता है, इलियम भी कहा जाता है उसको। इसके बाद में छोटी आंत की जो दीवारें होती है वहां भी ग्रंथियां पाई जाती है, जो विभिन्न प्रकार के एंजियोम का श्रवण करती है। उसके बाद में इन रसों से भोजन को जो है बड़े अणुओं के अंदर क्या कर देते हैं, छोटे अणुओं को विखंडित होकर अवशोषण के योग्य बना देती है। यानी कि बड़े जो आपके जो अणु होते हैं उनको छोटे अणुओं को विखंडित करके अवशोषण करने योग्य बना देती है। उसके बाद में छोटी आंत की दीवारें जो होती है अत्तर रस निकालती है। किस प्रकार का अत्तर रस निकालती है, इनमें से निम्नलिखित एंजियोम होते हैं। किस प्रकार के एंजियोम होते हैं, इसमें देखिएगा, एक एंजियोम होता है जिसका नाम होता है एरोपेशन। इसका काम होता है शेष प्रोटीन और पेप्टिन को अमन में परिवर्तन कर देना, यानी कि जो बचा हुआ होता है भोजन के अंदर जो अमोनिया होता है उसको अमोनिया में परिवर्तन ये लोग इसमें इसका काम होता है, ये कर देता है। इसके बाद में एक होता है माल्टस। माल्टस की बात करें तो माल्टस जो है ग्लूकोज में परिवर्तन कर देता है, जो बचा हुआ पदार्थ होता है। इसके बाद में शर्करा इसका काम होता है कि शर्करा जो है ग्लूकोज को जो है फ्रुक्टोज जो होता है उसके अंदर परिवर्तन कर देता है। इसके बाद में लैक्टिस होता है। लैक्टिस का काम होता है कि वो ग्लूकोज और गैलिन में उसको क्या कर देगा, परिवर्तन कर देगा। इसके बाद में जो बचा हुआ जो भोजन होगा उसको लाइपेज जो है, लाइपोज क्या करेगा, इमोलिसफीड वसाओं के अंदर गैलिसियन के अंदर करके फैट एसिड के अंदर उसको परिवर्तन कर देता है। ठीक है, तो यही प्रक्रिया उस प्रकार से जिस प्रकार से ऊपर हमने देखा है। अलग अलग प्रकार के काम होते हैं, जिस प्रकार से ये पाचन तंत्र का आपके सामने चित्र दिख रहा है। मान लीजिए ये आपका सिस्टम है। यहाँ पर देखिएगा, मैंने ह्यूमन और मैन दोनों की चर्चा की है। यहाँ पर देखिएगा पाचन तंत्र के प्रमुख अंग सहित मैंने लिखा है यहाँ पर। इसके बाद में मैंने सबसे भोजन की शुरुआत कहां से हुई, मुंह से होती है। उसके बाद में भोजन कहां पहुंचता है, दर्शनालिका में। उसके बाद में भोजन कहां पहुंच गया, अमाशय में। अमाशय के बाद में यहाँ पर यकृत होता है, यानी कि यकृत की यहाँ पर सी आकृति जो यहाँ पर एक छोटा सा नुमा बना हुआ था उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं पकाशय। क्या कहते हैं, पकाशय। और पकाशय के अंदर कौन सा भोजन जाएगा, जो अमाशय में अपचित भोजन होगा वो पकाशय में जाता है। और पकाशय में प्रवेश करने के बाद में पकाशय में उस भोजन को पचित किया जाता है। उसके बाद में उस भोजन को कहां पर छोड़ दिया जाएगा, तो उस भोजन को जो है छोटी आंत में छोड़ दिया जाएगा। छोटी आंत में उस भोजन को क्या कर दिया जाएगा, यानी कि डाइजेशन सिस्टम के माध्यम से उसके टुकड़े कर दिए जाएंगे।
अलग अलग एंजियोम होते हैं, वहां पर भी क्या होती है, ग्रंथियां होती है, ग्रंथियों से अलग अलग एंजियोम निकलते हैं, अलग अलग रस का स्रोत होता है। उसके बाद में जो रस होते हैं उसका स्रोत होने के पश्चात भोजन को अलग अलग टुकड़ों में विभाजित कर दिया जाता है, जिसमें से किसी का काम होता है ग्लूकोज में परिवर्तन, किसी का लुब्धेनुमा पदार्थ बनाना, किसी को वसा को अलग कर देना, किसी को फैट में अलग कर देना। इस प्रकार के अलग अलग काम होते हैं। ठीक है, चलिएगा, यहाँ तक आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं है, आगे चलते हैं हम लोग। तो एक बार दोबारा से उसी चित्र को मैं आप लोगों के सामने लेकर आया हूं, एक बार दोबारा से समझने की कोशिश करें कि देखिएगा हमने शुरुआत कहां से की थी, मुख से, यानी कि भूख से भोजन लिया, उसके बाद में जीभ से स्वाद कलिकाओं के माध्यम से हमने स्वाद को जाना, उसके बाद में दांत यानी कि दांतों के माध्यम से हमने भोजन को चबाया, उसके बाद में गचनलिका के माध्यम से हमने भोजन कहां तक पहुंचाया, यानी कि अमाशय तक हमारा भोजन जो है पहुंच गया। अमाशय तक भोजन पहुंचने के बाद में यहाँ पर देखिएगा ये द्रव उत्प्रेरक से बचा हुआ है, ये सी आकृति का जो आकार आपको दिख रहा है, तो ये सी आकृति का जो है इसको बोलते हैं प्रकाश्य, और इस प्रकाश्य के अंदर जो आपका अर्धपचित भोजन जो होता है वो अर्धपचित भोजन जो है इस प्रकाश्य में चला जाता है। उसके बाद में इसको पचित होने के बाद में ये आपका जो है अग्नाशय से होता हुआ, यानी कि यहाँ पर देखिएगा, ठीक है, तो इसके बाद में ये कहां पर चला जाता है, ये आपका चला जाता है छोटी आंत के अंदर, छोटी आंत से इसमें प्रवेश होता है, छोटी आंत के अंदर जो सिस्टम होता है उसको उस प्रकार से वर्क करता है। उसके बाद में उस भोजन को, जो बचा हुआ जो भोजन होता है उसको कहां पर पहुंचा दिया जाएगा, बड़ी आंत में। अब बात करते हैं थोड़ा अमाशय के बारे में। देखिएगा अमाशय के बाद में भोजन छोटी आंत में प्रवेश करता है, जो लगभग कितने 7 मीटर लंबी होती है। छोटी आंत में अगर लिखित 3 भाग होते हैं, लगभग उसके 3 भाग होते हैं छोटी आंत के। पहला भाग होता है अग्र भाग, जिसको हम प्रकाश्य कहते हैं, उसी भाग का नाम है प्रकाश्य। जिसके बारे में हम बात कर रहे थे, अर्धपचित भोजन जो आता है उसी को हम कहते हैं प्रकाश्य, जो कि किसका, छोटी आंत का ही अग्रिम हिस्सा होता है। एक होता है मध्यांत, मध्यांत की जो लंबाई होती है वो 2.50 सेमी होती है, और जो आपका प्रकाश्य होता है उसकी 25 सेमी लंबाई होती है लगभग। देखिएगा तो नोट, यानी यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, मैंने नोट लगाया है दोनों के नीचे, वैसे 3 है तो तीसरा आपका सुद्रांत होता है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। इन दोनों में किसी भी प्रकार का भोजन का क्या नहीं होता है, पाचन नहीं होता है, क्योंकि इसमें पाचन एंजियोम नहीं निकलते हैं, इसलिए भोजन का क्या नहीं होता है, पाचन नहीं होता है। लेकिन आपने तो पहले बताया है कि सर की जो प्रकाश्य होता है उसके अंदर क्या होता है, अर्धपचित भोजन का पाचन होता है, बिल्कुल जायज बात है। देखिएगा जो भोजन वहां पर बच जाता है, अभी मैं वीडियो के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करूंगा, हो सकता है कॉपीराइट क्लेम आ जाए, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि उसके ऊपर आपको कॉपीराइट क्लेम ना आए और आपको समझ पाए। तो जो भोजन होता है उस भोजन के बाद में क्या होता है कि जो अर्धपचित भोजन होता है, यानी कि जिसका डाइजेस्ट सिस्टम यानी कि सही ढंग से अमाशय से उसको टुकड़े नहीं कर पाता है, और जो शेष बचा हुआ भोजन होता है, कभी कभार आप लोगों का पेट दर्द करने लग जाता है, वो वाली गतिविधि जो होती है जब प्रकाश्य के अंदर भोजन होता है, तो उस प्रकार का सिस्टम है। चलेगा, आगे हम बात करते हैं उसके बारे में, अभी डिटेल से समझेंगे। इसके बाद में तीसरा भाग आपका सुद्रांत होता है। सुद्रांत के अंदर इसकी लंबाई जो है 3.50 सेमी होती है। इसमें भोजन का पूर्ण पाचन होता है, और साथ ही में इसमें अवशोषण होने भी भोजन का प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, इसमें भोजन का अवशोषण हो जाएगा, इसके बाद में बड़ी आंत के अंदर क्या कर जाएगा, प्रवेश कर जाएगा। अब हम बात करते हैं बड़ी आंत के अंदर, यानी कि बड़ी आंत के अंदर क्या प्रवेश करने वाला है, भोजन आपका बड़ी आंत के अंदर प्रवेश कर जाएगा। चलिएगा, अब छोटी आंत के बाद में भोजन जो है, बचा हुआ जो भोजन है वो अवशिष्ट पदार्थों के माध्यम से बड़ी आंत में आता है, और जहां पर जल का अवशोषण होता है, इस क्रिया के पश्चात अवशिष्ट पदार्थ जो है मल के रूप में मलाशय में जाते हैं, और अंततः जो है गुदद्वार से होकर मल जो है शरीर के रूप में, यानी कि शरीर से बाहर त्याग दिया जाता है, शरीर से बाहर निकल जाता है। पाचन क्रिया के बड़ी आंत में कोई विशिष्ट भूमिका नहीं होती है। इसका मुख्य कार्य क्या होता है, अपचित खाद्य पदार्थ से जल एवं खनिज लवणों का अवशोषण करना इसका मुख्य काम होता है। बड़ी आंत को जो है मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा जाता है, जिसको अर्धनली और कोलोन के नाम से आप लोग जानते हैं। ये आपके हो गया डाइजेशन सिस्टम, यानी कि आपका पाचन तंत्र आपका समाप्त हो गया है। ठीक है, पाचन तंत्र का एंड हो चुका है। अब हम बात कर लेते हैं, यानी कि मैंने आप लोगों से वादा किया था कि एक वीडियो में आपके साथ साझा करने वाला हूं, उस वीडियो के माध्यम से हम लोग जानेंगे कि किस प्रकार से हम भोजन प्राप्त करते हैं। ठीक है, चलिएगा, तो अब आप लोग तैयार हो जाइए उस वीडियो को देखने के लिए। चलिएगा, तो मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूं, एक बार उस चीज को दिखाने की कोशिश करूंगा, उम्मीद है आप लोग समझ पाएंगे। चलिएगा, तो हम लोग बात कर लेते हैं। देखिएगा, जिस प्रकार से थोड़ा सा वेट कीजिए। डाइजेस्ट सिस्टम के माध्यम से इसको समझते हैं, डेमो है।
इस डेमो स्वरूप के माध्यम से आप लोगों को समझ में आएगा। स्टार्ट कीजिए। चलेगा। अब सबसे पहले देखिएगा, हम इसमें देखते हैं क्या होता है। सबसे पहले ये व्यक्ति का शरीर आपको दिख रहा होगा, इस व्यक्ति का मुंह, यानी कि इसके माध्यम से ये क्या कर रहा है, यानी कि ये भोजन ग्रहण कर रहा है। ये भोजन जो है देखिएगा, इसके दांतों के अंदर ये इसकी जीभ है, इस जीभ के अंदर जो है स्वाद का लिकाएं, यानी कि स्वाद का पता चल पा रहा है किस प्रकार से, और ये आपका भोजन है जिसको दांतों के माध्यम से टुकड़ों में बदला जा रहा है। ये इसकी जीभ है, इस जीभ के माध्यम से स्वाद का पता चल गया, इस दांतों के माध्यम से जो है इसको चबा दिया गया भोजन को। चबा देने के बाद में इसमें लाल ग्रंथि मिला दी गई है। इसके बाद में देखिएगा, अब ये भोजन जो है यानी कि यहाँ पर है, तो इसके अंदर इसके बाद में क्या होता है कि भोजन जो है यहाँ पर देखिएगा, ये भोजन आपका एंटर कर रहा है, यानी कि प्रवेश कर रहा है। ठीक है, चलिए। तो एक गर्भ नलिका के माध्यम से यहाँ पर वो आपका होता है क्या, जिसको मैंने कहा था कि श्वसन प्रक्रिया और आपका जो भोजन यानी कि मुंह जो वाला है, ये सारी प्रक्रिया मिलती है। इसके बाद में देखिएगा गर्भ नलिका के माध्यम से नीचे जा रहा है। ठीक है, ओके। गर्भ नलिका के माध्यम से एक लोहीनुमा पदार्थ बनके लाल ग्रंथि के माध्यम से एक चिपचिपा पदार्थ बनके बिल्कुल छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर काट देने के बाद में एक चिपचिपा पदार्थ बन जाता है। उसके बाद में गर्भ नलिका के माध्यम से ये आपके जो है अमाशय के अंदर प्रवेश करना है। किसके अंदर, ये आ गया आपके अमाशय के अंदर। जैसे ही ये अमाशय के अंदर प्रवेश कर गया, अभी भोजन का टुकड़ा आपके अमाशय में आ गया। जैसे अमाशय आ गया, अमाशय के अंदर क्या होगा, इसका डाइजेशन सिस्टम होगा, यानी कि इसके टुकड़ों में विभाजित होगा। देखिएगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो डाइजेशन सिस्टम यानी कि इसका जूस निकालेगी। पहले इसका क्या करेगी, अवशोषित करेगी, उसके बाद में इसके छोटे छोटे टुकड़ों में क्या कर दिया गया, इस प्रकार से देखिएगा, इसमें छोटे छोटे टुकड़ों के माध्यम से इसको क्या कर दिया गया, विभाजित कर दिया गया। ये तो ये ग्रंथियां होती है, यहाँ से क्या होता है, यानी कि एसिड जो अम्ल जो आप बोलते हैं वो यहाँ से स्रावित होती है। इसके बाद में ये छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित हो चुके हैं, इसमें छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित किया गया एसिड, और जिसको आप लोग कहते हैं कार्बोहाइड्रेट, वसा, इनका क्या किया गया है, यहाँ पर पाचन किया जा रहा है, यानी कि इनको अलग किया गया है। आगे देखते हैं, इस प्रकार से पदार्थ बनेगा। इसके बाद में डाइजेशन सिस्टम के बाद में ये प्रोटीन को जो है इससे अलग कर दिया गया। प्रोटीन को अलग करने के बाद फिर इसके बारीक बारीक टुकड़े हो गए हैं। इसके बाद में लगभग 4 से 5 घंटे इस प्रकार से आपके जो शरीर है, अमाशय जो है उसके अंदर भोजन हमारी इस प्रकार की क्रिया, इस प्रकार की गति करता रहता है। ठीक है, कभी कभार आपको आवाज आती है ना अंदर से गुड़ गुड़ की, तो ये इसी कारण से होता है। तो इस प्रकार से हमारा भोजन जो है पचता है हमारे शरीर के अंदर। आगे इस प्रकार से 4 से 5 घंटे हो जाने के पश्चात जो है ये अब यहाँ से जो है यानी कि छोटी आंत में प्रवेश कर जाएगा, छोटी आंत से बड़ी आंत में प्रवेश कर जाएगा। तो इस प्रकार से इसके अलग अलग एंजियम जो होते हैं, इस प्रकार का लुब्धिनुमा पदार्थ बना दिया जाता है। इसके बाद में देखिएगा अभी आपके छोटी आंत में अभी प्रवेश कर चुका है। ठीक है, तो इस प्रकार से देखिएगा, तो ये सारी चीजें हैं। तो इस प्रकार से आपके मानव शरीर का जो हम भोजन जो प्रवेश करते हैं, हम जो भोजन खाते हैं, वो इस प्रकार से हमारे सामने क्या करता है, गति करता है। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और ये आपका अमाशय कंप्लीट हो चुका है। अब हम अगली क्लास के अंदर बात करेंगे श्वसन प्रक्रिया के बारे में, यानी कि श्वसन तंत्र के बारे में। ठीक है, तो तब तक के लिए आप सभी मुझे अनुमति दीजिए। आज की क्लास कैसी लगी ये आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक के लिए जय हिंद।